जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर अतुल पर। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ हमारे इस वीडियो को भी अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 2 गुलाम वंश का है। तो हम लोग इसमें आगे से स्टार्ट करेंगे और अब हम रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी करते रहें। और फ्रेंड्स, ये हमारा स्पेशल जो बैच स्टार्ट है, ये आरपीएफ और जो हमारा यूपीपी है उन सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारा लेक्चर है। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा गुलाम वंश का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगला बनेगा वो क्या बनेगा। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है कि रज़िया की सफलता का कारण उसका स्त्री होना था, इससे सहमत नहीं है। तो कौन सहमत नहीं है फ्रेंड्स? तो आधुनिक इतिहासकार सहमत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसमें अगला पॉइंट है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली पर शासन किया। तो कब से कब तक किया? 1240 से 1242 ईस्वी तक। फिर अगला पॉइंट, नाइब का पद सृजित करके सुल्तान के अधिकार को कम कर दिया। तो किसने कम कर दिया? तो तुर्क सरदारों ने कम कर दिया। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसमें अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स, क्या बनेगा कि नाइब कहा जाता था। तो नाइब किसे कहा जाता था? नाइब ए मुमालिक की। ठीक है ना, मतलब नाइब कहा जाता था किसे? नाइब ए मुमालिकात की। अब फिर क्या है कि सभी अधिकारियों का स्वामी होता था। तो कौन होता था? सभी अधिकारियों का स्वामी नाइब होता था। ठीक है, सर्वप्रथम नाइब नियुक्त हुआ था तो कहाँ हुआ था? मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन। उसका नाम था मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन, जो कि सर्वप्रथम नाइब नियुक्त हुआ। एतगिन की मृत्यु के बाद नाइब का सभी अधिकार चला गया। किसके पास चला गया? अमीर ए हाजिब के पास। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है? अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त था, कौन नियुक्त था? बदरुद्दीन सकर खमी। ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या है? अगला पॉइंट इसमें हमारा जो बनेगा, बहराम शाह के समय में पंजाब पर आक्रमण किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? मंगोलों ने आक्रमण किया था बहराम शाह के समय में। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है कि 1242 से 1246 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। तो उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह के समय में नाइब के पद पर था तो कौन था? मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ठीक है फ्रेंड्स, गैर तुर्की सरदारों के दल का नेता था। तो उसका नाम क्या था? जो गैर तुर्की सरदारों के दल का नेता था तो नाम था उसका मलिक कुतुबुद्दीन हसन। अगला फ्रेंड्स हमारे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या है कि मसूद शाह का वजीर था मुहाजुद्दीन। उसके बाद क्या है? 40 तुर्कों के दल का वह सदस्य जिसे अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था। फ्रेंड्स, अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था, उसका क्या नाम था? बलबन। और फिर अगला पॉइंट क्या है कि वह सुल्तान जो 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो कौन बैठा? नासिरुद्दीन महमूद। अगला पॉइंट है, बलबन को उलग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद ने 1254 ईस्वी में छत्र प्रयोग की अनुमति दी थी बलबन को। ठीक है, किसको दी थी? बलबन को। छत्र प्रतीक था तो सुल्तान के पद का। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई थी 1265 ईस्वी में। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जिसको हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है और आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वह राजवंश जिसकी स्थापना 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने की थी तो उसका नाम था बलबनी वंश। यानी एक तरह से हम लोगों से पूछा जा सकता है कि बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन था। और कब किया था इसने? 1265 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें हमारा फ्रेंड्स जो बनेगा, गयासुद्दीन बलबन की जात थी। तो कौन सी जात थी उसकी? इलवरी जाति थी। ठीक है, बलबन को खरीद कर दिल्ली लाया था। किसने लाया था? ख्वाजा जमालुद्दीन बशरी ने। ठीक है, क्लियर हुआ है पॉइंट। अब अगला क्या है कि इतवारी जाति का द्वितीय सुल्तान था। तो कौन था? बलबन इतवारी वंश का द्वितीय सुल्तान था। उसके बाद क्या है कि वह पद जिस पर बलबन रजिया के समय पदासीन था उसका नाम था अमीर ए शिकार। फिर वह पद जिस पर बलबन बहराम शाह के समय में आसीन था उसका नाम था अमीर ए आखुर। ठीक है, मतलब अमीर ए आखुर मतलब एक तरह से अस्तबल, जिसे हम लोग घोड़े का वो बोलते हैं, उसका मालिक बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, नासिरुद्दीन के समय में बलबन पदासीन था तो अमीर ए हाजिब के पद पर। वह सुल्तान जिसने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किया। किसने किया? तो तुर्कान ए चिहलगानी को बलबन ने समाप्त किया। अब बलबन के समय में बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो किसने की थी? तुगरिल खां ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे भी अच्छे से नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स?
फिर अगला पॉइंट इसमें हमारा क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि तुगरिल खां की हत्या की थी। तो तुगरिल खां की हत्या किसने की थी? मलिक मुकद्दीन ने। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है। अब अगला हम लोग पॉइंट समझते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा फ्रेंड्स इसमें क्या है कि मलिक मुकद्दिर को तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी फ्रेंड्स? बलबन ने दी थी। तुगरिल कुश का अर्थ है तुगरिल की हत्या करने वाला। ठीक है, मतलब तुगरिल की हत्या करने वाले को तुगरिल किश कहा जाता है। बलबन की वह राजधानी जिसे विद्रोह का नगर कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? लखनौती को विद्रोह का नगर कहा जाता था। वह सुल्तान जिसने सिजदा और पाबोस की परंपरा आरंभ की थी। तो उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? बलबन। सिजदा और पाबोस की परंपरा प्रचलित थी फारस में। भूमि पर लेटकर अभिवादन करने को कहा जाता था सिजदा। सिजदा किसे कहा जाता था? पूछेगा आप लोगों से, एक नंबर में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत एग्जाम में। तो सिजदा किसे बोला जाता है? भूमि पर लेटकर अभिवादन करने, एक तरह से हम दंडवत प्रणाम करने को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर सम्राट के सामने झुककर उसके पाँव चूमने को कहा जाता था पाबोश, इसे पाबोस कहा जाता था। नवरोज उत्सव को आरंभ करवाया था बलबन ने। नवरोज उत्सव आधारित था फारसी रीति रिवाजों पर। ये इतना क्लियर है आप लोगों को। फिर अगला पॉइंट क्या है? कठोर लौह एवं राजनीति को अपनाया था बलबन ने। लौह एवं रक्त नीति भी बलबन की ही थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोग इसे भी अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट बनता है, विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना दिया जाता था। किसके नीति द्वारा? लव एवं रक्त नीति के अंतर्गत, जो कि बलबन ने अपनाया था। अगला पॉइंट इसमें फ्रेंड्स क्या है? 1265 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन था। किसका शासन था? बलबन का। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो गयासुद्दीन बलबन ने। नियाबत ए खुदाई कहा जाता था ईश्वर के प्रतिनिधि को। वह सिद्धांत जिसके अनुसार पैगंबर के बाद पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि सुल्तान है। किस सिद्धांत के द्वारा? तो राजस्व सिद्धांत के द्वारा था। वह सुल्तान जिसका दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया गया था। तो किसका दरबार फ्रेंड्स? बलबन का दरबार। हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो कि ठीक है। अब बलबन का दीवान ए अर्ज सेना मंत्री था। तो उसका क्या नाम था? इमाद उल मुल्क। ठीक है, अब बलबन के समय में सैनिकों को वेतन के बदले दिया जाता था भूमि, कि वो लोग उस पर अपना फसल उगाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया फ्रेंड्स। अब अगला देखिए क्या है पॉइंट। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दिल्ली का कोतवाल था फ़खरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का कोतवाल था। 80 वर्ष की अवस्था में बलबन की मृत्यु हुई थी। तो 1287 ईस्वी में। कैकुदाबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स ने शासन किया था। तो 1287 से 1290 ईस्वी तक, लगभग हम लोग बोल सकते हैं 400 वर्ष तक। ठीक है, कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। तो किसने बैठाया था? फ़खरुद्दीन मोहम्मद ने। कैकुबाद ने अपना सेनापति नियुक्त किया था जलालुद्दीन फिरोज को, यानी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब शमसुद्दीन को 3 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बनाया था तुर्क सरदारों ने। शहर के अधिकारी को कहा जाता था दाद बेग। ठीक है, शहर के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दाद बेग। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट इसमें क्या है कि शमसुद्दीन क्यूमस की हत्या की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इतना पॉइंट क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमारा यहीं पर फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा खिलजी वंश मुगल वंश यहीं पर हमारा गुलाम वंश यहीं पर हमारा समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में अच्छे समझ में आया हो तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करके, और हमारे वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। और हमारा चैनल जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम वॉरियर, और इसके साथ आप लोग हमेशा बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। तब तक के फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।